जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था सेलेक्स फेज 13 का, उसका सेकंड शिफ्ट का सलूशन करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में, इसमें गन्ना होगा, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगभग 135.464 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने एक लंबी अवधि उच्च पानी 750 से 1200 मिली एमएम रेंज वर्षा की आवश्यकता होती है और एक उच्च पोषक तत्व की मांग वाली फसल है। आगे देख लेते हैं और इससे जुड़े कुछ फैक्ट को। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होने के साथ साथ खाद्यान्न का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। 2023-24 सीजन में उत्तर प्रदेश ने देश का कुल गन्ना उत्पादन 41% को अधिक उत्पादन किया है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। यह राज्य अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और एक सुविकसित सिंचाई प्रणाली के साथ गन्ने के खेतों के लिए एक आदर्श स्थान है। प्रमुख उत्पादन जिले में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और बिजनौर शामिल हैं। इसमें यह एक प्रकार की घास है। और आगे देख लेते हैं। गन्ने की मातृभूमि ब्राज़ील है। ब्राज़ील विश्व में गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण भारत में चला जाता है। यह सर्वाधिक सिंचित फसल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो सिकंदर लोधी ने स्थानांतरित की थी। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। इन्होंने 1504 में ऐसा किया था। सिकंदर लोधी वंश के एक सुल्तान थे। इन्होंने 1489 से 1517 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उन्होंने 1504 में दिल्ली से आगरा में अपनी राजधानी स्थानांतरित की और आगरा को एक महत्वपूर्ण शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे जुड़े इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने शासनकाल के दौरान राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने आगरा का पुनर्निर्माण किया और 1504 से 1505 के आसपास इसे अपनी सरकार की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी क्या होती है? ये होती है सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। वस्तुओं और सेवाओं की सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक टोकरी सामान्यतः खरीदी जाने वाली वस्तुओं के एक मानक समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उपयोग मुद्रास्फीति पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसमें उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिन्हें एक सामान्य उपभोक्ता खरीदता है, जैसे भोजन, आवास, कपड़े, परिवहन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन, शिक्षा और संचार है। विशिष्ट वस्तुओं और उनके सापेक्ष महत्व भार का निर्धारण सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है और उपभोक्ताओं की बदलती खर्च आदतों को प्रतिबंधित करने के लिए समय समय पर उन्हें अद्यतन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में व्यापार और संगठन को कौन आयोजित करता है? तो ये करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के देशों के बीच व्यापार ट्रेड को सुचारू, निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने का काम करती है। विश्व में व्यापार और संगठन को विश्व व्यापार संगठन WTO आयोजित करता है। WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है और उनका प्रतिबंध करता है। और आगे हैं, यह 1945 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना है, व्यापार बाधाओं को कम करना और व्यापार विवादों का निपटारा करना है। WTO के 164 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्ण जन्म की किस
त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। त्यौहार का नाम है कृष्ण जन्माष्टमी, अर्थ है इसका भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव। कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, आमतौर पर अगस्त सितंबर में। कैसे मनाते हैं इसको? उपवास रख कर मनाते हैं। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म की पूजा, झूला झुलाना, दही हांडी कार्यक्रम होता है। इसमें भजन कीर्तन व नाटक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक की भूमिका ऋण मुद्रीकरण डेप्ट मोनेटाइजेशन में क्या होता है? इसमें होता है सरकार के ऋण को खरीदने और मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने की होती है। और इससे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक की भूमिका ऋण मुद्रीकरण डेप्ट मोनेटाइजेशन में सरकार के ऋण को खरीदने और मुद्रीकरण आपूर्ति बढ़ाने, मोनेटाइजेशन में सरकार के ऋण के खरीदने और मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने की होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है। यह प्रक्रिया कभी कभी मुद्रीकरण या अनौपचारिक रूप से मुद्रा छापने भी कहलाती है, और इसका उपयोग सरकार के खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है, खासकर जब पारंपरिक ऋण स्रोत से धन जुटाना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीक्षा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यह आती है ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। दीक्षा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दीक्षा समिति विशेष रूप से जिला स्तर पर केंद्र सरकार की योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए गठित की जाती है। यह भूमिका सीधे तौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह भी उससे जुड़ा हुआ है। दीक्षा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वही क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह वक्र जो मूल्य और मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है मांग वक्र कहलाता है। वह वक्र जो किसी वस्तु या सेवा की कीमत और मात्रा के बीच संबंधों को दर्शाता है मांग वक्र कहलाता है। यह दृश्य रूप से दर्शाता है कि मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा प्रबल बदलती है। आगे है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया जाता है। मांग वक्र है, यह एक ऐसा ग्राफ है जिसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष सामान्यतः कीमत को दर्शाता है तथा क्षैतिज अक्ष x अक्ष मांग की गई मात्रा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो कोशिका द्वारा अंतर्ग्रहित सामग्री को पहचाना। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। लाइसोसोम कोशिका के भीतर एक झिल्लीबद्ध अंगक है जो कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर और बाहर के कचरे को तोड़ने, क्षतिग्रस्त या अप्रचलित कोशिका भागों को हटाने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृक्ष का मुख्य फोकस किस पर है? तो किस पर है? निम्नलिखित में से वृक्ष किस और क्षेत्र में प्रमुख कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से पूछा जाए। अगला है, आंसर इसका है, वृक्ष का मुख्य उद्देश्य विकसित देशों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। वृक्ष का मुख्य फोकस क्षेत्र अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वृक्ष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और राजनीतिक प्रणाली में सुधार करना भी है, ताकि उभरती अर्थव्यवस्था के हितों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित को किया जा सके। आर्थिक सहयोग ब्रिक्स देश व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वैश्विक मुद्दों पर सहयोग क्या मिल सकता है इसमें?
ब्रिक्स सदस्य देश जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं इसमें। और है विकासशील देश के लिए आवाज़। ब्रिक्स सदस्य देश विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना और वैश्विक मंच पर उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए काम करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हैं अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर के लेखक। और इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, मराठी और गुजराती इन 13 भाषाओं में से इनमें आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया है। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बाहर विभिन्न अनुवादकों द्वारा विंग्स ऑफ फायर का चीनी शीर्षक और फ्रेंच में अनुवाद किया गया है। ने भारत में 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है इन्होंने। और आगे है, बीमस्टेक का उद्देश्य क्या है पूछा गया था। तो इसका आंसर है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मतलब है गल्फ की खाड़ी, बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इस पे गल्फ होगा। बीमस्टेक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। आगे हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इसका उद्देश्य इन देशों में साझा संसाधन का उपयोग करके क्षेत्र एकीकरण। बीमस्टेक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य इन देशों में साझा संसाधनों का उपयोग करके क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है, शांति, समृद्धि और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। और इसके आगे है, बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ये क्या है मतलब पूछा गया था। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट और समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है। इसे किसी देश की आर्थिक सेहत का एक मुख्य संकेत को माना जाता है। आगे है, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पाद सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य अंतिम वस्तुओं और सेवाओं और किसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी गतिशील वस्तु का 3 गुना कर दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव होगा? तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आगे एग्जाम आने वाले पूछे जा सकते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु की गति को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, यदि त्वरण 3 गुना हो जाए तो वेग 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनवरी 2025 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला हैं। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आगे एग्जाम आने वाले पूछे जा सकते हैं। ओम बिरला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद हैं। विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और प्रधानमंत्री मोदी ने कोटा बूंदी इस सांसद को अध्यक्ष चुनने के प्रस्ताव को पारित किया क्योंकि अध्यक्ष का ध्यान मत से चुना जाता है। अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के समर्थन में कुल 13 प्रस्ताव आए। बिरला को प्रो टेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने स्पीकर घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था पानीपत का युद्ध लड़ा गया था जो कि 1526 में लड़ा गया था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आगे हैं, बाबर और इब्राहिम लोधी
के बीच युद्ध को पानीपत पहली बार लड़ाई के रूप में जाना जाता है। यह 21 अप्रैल 1526 में को लड़ा गया। और है, यह लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसमें दिल्ली सल्तनत के अंत और मुगल शासन की शुरुआत का चिन्हित करता था। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार विस्तृत विवरण भाग 3 में दिया गया है, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 से 32 में। इन अनुच्छेद में समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तथा जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विभिन्न अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। यह विज्ञान पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन है जो पौधे और जानवरों के जीवाश्मों की जांच के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो पहली बार जो है ना 1900 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि समवर्ती सूची इसके किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को टकराव होता है तो क्या होगा? तो केंद्र का कानून माना जाएगा। और इस जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून को टकराव होता है तो वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। यदि अनुच्छेद 254A में यह प्रावधान है कि समवर्ती सूची किसी विषय पर केंद्र और राज्य कानून के विरोध तो केंद्र कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून जहां तक वह विरोध करता है वह शून्य हो जाएगा। संक्षेप में, समवर्ती सूची विशेष पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों पर पास होती है, लेकिन दोनों के कानून एक दूसरे के टकराव पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो अगले शिफ्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।